हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात कर रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। सबसे पहले देख लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द स्मॉल करंट थ्रू एनी सर्किट। गैल्वेनोमीटर जो होता है इसका यूज किया जाता है स्मॉल करंट को मेज़र करने के लिए। किसके लिए? स्मॉल करंट को मेज़र करने के लिए। मिली एम्पियर में करंट जो होता है वो मिली एम्पियर में होता है या 0.05 एम्पियर होता है। इस टाइप का करंट मेजर किया जाता है। काफ़ी छोटे करंट को मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। और गैल्वेनोमीटर का मॉडिफिकेशन करके हम लोग क्या करते हैं, आमीटर और वोल्टमीटर बनाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा करंट को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल that when a current carrying coil is placed in a magnetic field it experience a torque। जब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल का बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कॉइल पे क्या होता है, एक टॉर्क लगता है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे क्या होता है, उस पर फोर्स लगता है। लेकिन जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक टॉर्क जनरेट होता है, टॉर्क लगता है, जो क्या करता है, कॉइल को रोटेट कराता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये वर्क किस ढंग से करता है। वी चूज ए कॉइल हैविंग मेनी टर्न्स प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग क्या करते हैं, जो कॉइल चूज करते हैं उसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, रेक्टेंगुलर टर्न होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि वी चूज अ कॉइल हैविंग मेनी टर्न्स प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल जहाँ पे रखा जाता है वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। व्हेन द करेंट टू बी मेजर्ड इज सेंट टू द कॉइल, देन जिस करंट को हमें मेजर करना है उस करंट को जब कॉइल में भेजते हैं तो क्या होता होगा कि उसमें टॉर्क जनरेट हो जाता होगा। देन ए टॉर्क एक्ट्स ऑन कॉइल विच रोटेट्स द कॉइल। जैसे ही उस पर टॉर्क लगेगा वह कॉइल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना शुरू कर देता है। वी यूज ए पॉइंटर एंड ए स्केल टू ऑब्टेन दिस डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल। जिससे क्या होता है ना कि एक कॉइल के रोटेशन के वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंटर का यूज कर लेते हैं। ये जैसे ही रोटेट करेगा कॉइल तो इसके ऊपर क्या होता है, स्केल लगा रहता है। यह जितना रोटेट करेगा उसके अकॉर्डिंग यह जो पॉइंटर होगा वह मेरा रीडिंग दिखलाएगा। मोर करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, जितना ज़्यादा करंट हम लोग देंगे मोर टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड एंड मोर डिफ्लेक्शन इन पॉइंटर एंड हेंस मोर रीडिंग ऑन स्केल। जितना ज़्यादा करंट होगा उस कॉइल में उतना ही ज़्यादा टॉर्क जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा टॉर्क जनरेट होता है उस कॉइल का जो डिफ्लेक्शन होता है वो उतना ही ज़्यादा होता है, और जो मेरा पॉइंटर होगा वह क्या करेगा, रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा देता रहेगा। हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि सिलिंड्रिकल शेप का मैग्नेट लेते हैं जिसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल दिख रहा है, और बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं जो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, और उसके ऊपर क्या करते हैं, कॉइल को लपेट देते हैं, कॉइल बना देते हैं। जो इंसुलेटेड वायर होता है, इंसुलेटेड वायर यूज किया जाता है। किस टाइप का वायर यूज किया जाएगा, इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड वायर कहने का मतलब होता है कि उसके ऊपर कवर लगा रहता है ताकि एक दूसरे के साथ क्या करे, शॉर्ट नहीं हो या शॉर्ट सर्किट नहीं हो, या फिर एक वायर का करंट दूसरे वायर में ना जाए। करंट जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है जिसमें क्या होता है कि एक फाइन वायर जो होता है वह ऊपर से कनेक्ट होता है, और इससे क्या होता है, इस सिलिंड्रिकल कोर पे, मतलब जो आयरन का सॉफ्ट आयरन का कोर लिए हैं उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कॉइल का फॉर्मेशन कर देते हैं। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वो इसी सिलिंड्रिकल आयरन कोर पे होता है, और इसे हम लोग क्या करते हैं, एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं। फाइनल टर्म जो होता है, फाइनल पाथ जो होता है इसका वायर का, कॉइल का, वह क्या करते हैं, एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं। स्प्रिंग से कनेक्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, जब भी ये कॉइल रोटेट करेगा तो इसके रोटेशन के कारण
इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, एक रीस्टोरिंग एनर्जी जनरेट होगा और वह एनर्जी क्या करेगा, इस कॉइल को फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ला देगा। तो हम क्या करते हैं, इस कॉइल में, ये जो मेरा कॉइल है उसमें क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे एक करंट का सिंबल दे दिए आई। यह आई क्या करता है, इसमें इंटर करता है। जैसे ही करंट इंटर करता है तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट के जाने से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है पहले से, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है। तो नॉर्थ टू साउथ, और इसके साथ कौन है, रखा गया है रेक्टेंगुलर कॉइल जिसका एरिया ए है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया क्या है, ए है। एंड रेक्टेंगुलर कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वह मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। मतलब इसमें जो हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक, जो मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं उसमें किस टाइप का जनरेट होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी बॉडी पे टॉर्क लगता है, किसी रेक्टेंगुलर कॉइल पे टॉर्क लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NIAB साइन थीटा होता है। NIAB जो होता है NIAB साइन थीटा होता है। यह क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क ऑन कॉइल। N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। I क्या होता है, करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। A एरिया ऑफ द कॉइल। B मैग्नेटिक फील्ड। और थीटा, थीटा यही थीटा जो है वह एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि 90 होता है। किस केस में, जब हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। कौन सा लेते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। इसमें हमेशा क्या होता है, जो रेडियल वेक्टर हो, जो एरिया वेक्टर होगा वह मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, और साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली टॉर्क जो आएगा वो आएगा NIAB। तो टॉर्क मेरा क्या आएगा, NIAB। लेकिन जनरली हम क्या कंसीडर करके चलेंगे कि NIAB साइन थीटा जो है यह टॉर्क का फॉर्मूला होता है। As the current to be measured is sent to the coil and a torque is experienced by coil is torque equal to NIAB sin theta होता है, where N is the number of turns, I current, A area, B magnetic field और थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। As the coil rotates, this develops a restoring torque in fine wire और स्प्रिंग। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा तो उसमें जो स्प्रिंग लगा हुआ है और जो फाइन वायर है ऊपर से जिसके थ्रू वह कॉइल लटका हुआ है, उसमें क्या होता है, ट्विस्ट होना शुरू होता है। और जब वायर ट्विस्ट होगा या स्प्रिंग जब ट्विस्ट होता है तो उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होने से क्या होगा, जैसे ही करंट स्विच ऑफ होगा वह क्या करेगा, फिर से उस कॉइल को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे या फिर जीरो स्केल पे ला देगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वह K फाई होता है। ये फाई क्या है, जितना एंगल वह टॉर्क जो होगा वो रोटेट किया होगा कॉइल को, तो कॉइल का जो रोटेशन होगा वो फाई एंगल है। तो अगर एक यूनिट का या फिर पर डिग्री पे जितना रोटेशन होता है, जितना टॉर्क जनरेट होता है पर डिग्री पे, उसे हम लोग के कहते हैं। तो के क्या है, के एक कांस्टेंट है जो कि रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट होता है। हर एक डिग्री पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, के कहते हैं। इसलिए अगर टोटल रीस्टोरिंग टॉर्क जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट रीस्टोरिंग टॉर्क के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल टर्न को, मतलब कितना ट्विस्ट किया गया है। जब यह टॉर्क इंक्रीज करेगा तो उसका जो क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे डिफ्लेक्शन बढ़ते जाएगा उस स्प्रिंग में ट्विस्ट भी बढ़ते जाता है, और फाइनली उसका भी जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो भी बढ़ते जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम पे आता है तो उस टाइम क्या होता है, जो अप्लाइड टॉर्क होता है, अप्लाइड टॉर्क किसके कारण होता है, जो हम लोग करंट सप्लाई करते हैं उस कॉइल में, यह किसके बराबर हो जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर। तो NIAB साइन थीटा यह मेरा क्या है, अप्लाइड टॉर्क है, जिसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वाले में साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है, क्योंकि थीटा जो होता है वो 90 होता है।
और इक्वल टू किसको जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क का। और रीस्टोरिंग टॉर्क अभी ही बताए हैं के इंटू फाई। के क्या है, मेरा कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, और फाई क्या है, एंगल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम आई को फाइंड आउट करते हैं तो आई इक्वल टू के फाई डिवाइडेड बाई एन ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो के क्या है, कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ये भी कांस्टेंट है। ए एरिया कांस्टेंट है। बी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, तो थीटा, मतलब कितना एंगल वो चेंज करेगा। जबकि ये थीटा भी 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। किस केस में, जब मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो रेडियल होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में। तो फाइनली वेरिएबल कौन है, फाई है। मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई बाई साइन थीटा होता है। तो ये साइन थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई का हो जाएगा। मतलब हम जितना ज़्यादा करंट देंगे उस कॉइल में उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा और उतना ही ज़्यादा रीडिंग देगा। तो अब बात कर लेते हैं कि साइन थीटा हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो वी यूज सिलिंड्रिकल मैग्नेट, हमें सिलिंड्रिकल मैग्नेट को यूज करना चाहिए। एंड सॉफ्ट आयरन कोर सिलिंड्रिकल इज ऑल्सो यूज। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है वहाँ पे क्या होना चाहिए, सिलिंड्रिकल शेप का होना चाहिए। ऑल्सो इट इंक्रीजेज द फील्ड स्ट्रेंथ। जो सिलिंड्रिकल कोर होता है सॉफ्ट आयरन का, यह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है, क्योंकि यह सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। और नेक्स्ट क्या है, वी यूज रेडियल फील्ड दैट इज एंगल बिटवीन एरिया फैक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। जैसे ही रेडियल फील्ड का यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसमें एंगल जो होता है वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री होता है एरिया फैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 लिख सकते हैं, और साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो फाइनली जो फार्मूला हम जानते थे कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई बाई साइन थीटा होता है, तो यह क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई के हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि ऑन इंक्रीजिंग द करंट इंक्रीजेज द डिफ्लेक्शन। और जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसमें जो करंट होगा वो उतना ही ज़्यादा हो रहा है। दैट मीन्स कि वह ये शो करेगा, जैसे ये जो रीडिंग होगा, जो स्केल होता है स्केल, इस पर क्या होता है, पॉइंटर मूव करेगा। जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज़्यादा पॉइंटर मूव करेगा और उतने ही ज़्यादा रीडिंग को ये शो करेगा। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाई बाई आई करना पड़ेगा। ये फाई बाई आई क्यों करते हैं, जितना कम से कम करंट दे और उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो। फाई जो है वो चेंज इन डिफ्लेक्शन है, मतलब एंगल है, रोटेशन है ये कि कितना ज़्यादा कॉइल डिफ्लेक्ट किया है। तो जितना कम वैल्यू होगा उतना ज़्यादा ये डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं फाई बाई आई का, तो एन ए बी बाई के, यह फार्मूला होता है करंट सेंसिटिविटी का। करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा, एरिया ऑफ कॉइल बढ़ाना पड़ेगा, या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, या फिर जो कांस्टेंट होता है उसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। मतलब वैसे मटेरियल्स का यूज करना पड़ेगा जिसका कांस्टेंट, मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट लेस हो। तो वैसे केस में हम ये कह सकते हैं कि टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेज, एरिया इंक्रीजेज, एरिया ऑफ कॉइल इंक्रीजेज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, एंड जो कांस्टेंट यूज करते हैं के, वह डिक्रीज करना चाहिए, के डिक्रीजेज। वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या होता है, क्यू बाई वी। जितना कम से कम वोल्टेज पे डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा हो सके वह क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा। तो V इक्वल टू आई आर होता है। तो I का वैल्यू अगर हम उस रिलेशन से निकालते हैं जब NIAB इक्वल होता है K फाई के, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, K फाई बाई NAB। I इक्वल टू K फाई बाई NAB इंटू R, यह क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो फाई बाई V जो होगा यह वैल्यू क्या आएगा, NAB इंटू K, सॉरी डिवाइडेड बाई K इंटू 1 बाई R। फाई जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा मेरा,
वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा। जितना कम से कम वोल्टेज देंगे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। और इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इंक्रीजेज, नंबर एरिया इंक्रीजेज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज और के का वैल्यू भी डिक्रीज करना पड़ता है। तो ये था मेरा क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड टर्म्स एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल, कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस ढंग से वर्क करता है।